नमस्कार। आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। स्वर्गीय रामविलास पासवान का असली राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन है? पशुपति पारस हैं या चिराग पासवान हैं? कौन है स्वर्गीय रामविलास पासवान का असली राजनीतिक उत्तराधिकारी? उत्तराधिकारी कोई हो, चर्चा हम करेंगे, लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान जैसा कोई नहीं हो सकता। वो पशुपति पारस नहीं हो सकते, वो चिराग पासवान नहीं हो सकते। और बिहार के राजनीति के जानकारों की भी यही राय है। स्वर्गीय रामविलास पासवान की जो साख थी, देश भर में उनकी जो स्वीकार्यता थी, और अपने संघर्ष के बूते, अपनी कार्यशैली के बूते रामविलास पासवान ने देश भर में एक दलित नेता के तौर पर जो पहचान बनाई, दूसरे अंबेडकर की उपाधि भी उनको मिली। तो जाहिर तौर पर रामविलास पासवान कोई हो नहीं सकता। लेकिन चूंकि इस सवाल पर हम बात इसलिए कर रहे हैं कि रामविलास पासवान का असली राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन है, क्योंकि अक्सर बिहार की राजनीति की गर्माहट इस सवाल को लेकर बढ़ जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव के दौरान तो बढ़ी ही रही कि पशुपति पारस असली राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं, कि चिराग पासवान असली राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं रामविलास पासवान के। इसको लेकर लगातार बहस होती रही है। और पशुपति पारस का दावा रहा है, उनकी पार्टी के लोगों का दावा रहा लोकसभा चुनाव से पहले, कि पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकता है, कोई बेटा हो सकता है, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी बेटा ही हो ये जरूरी नहीं है। और मुझे रामविलास पासवान ने आशीर्वाद दिया था, अपनी सीट, हाजीपुर की सीट मुझे दे दी, तो बचा क्या है? इस लिहाज से तो राजनीतिक उत्तराधिकारी पशुपति पारस ही हैं, मैं ही हूं। इस तरह के दावे सामने आते रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान पशुपति पारस की सीट हाजीपुर से लड़ने का दावा करते तो इस आधार पर करते, या हाजीपुर सीट पर दावा ठोकते तो इस आधार पर ठोकते कि भाई मैं स्वर्गीय रामविलास पासवान का बेटा हूं और मुझे उनके अधूरे सपने को पूरा करना है। और आज देखिए, चिराग पासवान उसी हाजीपुर से सांसद हैं, चाचा हाजीपुर से बेदखल हो गए। अब सवाल क्यों है कि असली उत्तराधिकारी कौन है और बहस कैसे शुरू हुई है फिर से? देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बयान दे दिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी को लेकर बयान दिया है। रामविलास पासवान की पुण्यतिथि थी, उसके अवसर पर वो पशुपति पारस से मिलने गए थे। उनके परिवार से उन्होंने मुलाकात की, स्वर्गीय रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी, और उन्होंने, जो मुझे बयान आता है, शायद ऐसा कहा कि पशुपति पारस ही रामविलास पासवान की कमी पूरी कर सकते हैं। नाराज हो गई चिराग पासवान की पार्टी। उनकी पार्टी के सांसद, जो जमुई के सांसद हैं, अरुण भारती ने कल बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि जीतन राम मांझी हमारे सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं, लेकिन उनको ऐसे बयानों से बचना चाहिए। रिश्तेदार होना सिर्फ उत्तराधिकारी होने की योग्यता नहीं है। रिश्तेदार होने से कोई उत्तराधिकारी हो जाए, ये जरूरी नहीं है। ये बात अरुण भारती की तरफ से कही गई कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो जीतन राम मांझी को जवाब दिया गया। तो ये जो चीजें चल रही हैं, बात वहां तक हमने कर ली। सवाल है कि असली राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन है? तो देखिए, हम और आप किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि कौन असली उत्तराधिकारी है। हमें यह कहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है कि चिराग पासवान ही राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं, पशुपति पारस ही असली राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान यह बात साफ हो चुकी है कि जनता ने चिराग पासवान को ही स्वर्गीय रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी माना है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बात पर मुहर लगाई कि चिराग पासवान ही रामविलास पासवान के असली राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। और रामविलास पासवान जिन वोटरों पर अपना प्रभाव रखते थे, रामविलास पासवान का जो वोट बैंक था, वो चिराग पासवान के साथ इंटैक्ट है। ये अलग बात है कि चिराग पासवान एकला चलो की राह पर चलकर बहुत कुछ हासिल न कर सके हैं और शायद नहीं कर सकते। बिहार में अकेले चलने की राजनीति कोई नहीं कर सकता, अकेले चलने की हिम्मत कोई नहीं जुटा सकता। गठबंधन की राजनीति का दौर है और गठबंधन मजबूरी है। चिराग पासवान ने भी तारापुर और कुशेश्वर स्थान का उपचुनाव अकेले लड़कर देखा है, कुछ विधान परिषद के उपचुनाव भी लड़े हैं जो मेरी जानकारी में है। तो ये बात ठीक है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बात पर मुहर लगाई कि चिराग पासवान ही स्वर्गीय रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी हैं। चिराग पासवान के पास ही वो पावर है, वो वोट बैंक है जिस पर रामविलास पासवान का कब्जा हुआ करता था, और वो वोट बैंक चिराग पासवान के साथ इंटैक्ट है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी को अपने एक स्थापित सहयोगी को गच्चा देने की। पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी हाजीपुर की सीट भी उनसे छीन ली और चिराग पासवान को दी। अगर चिराग पासवान के पास वोट बैंक नहीं होता, चिराग पासवान रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी नहीं होते, या बीजेपी उनको रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी नहीं समझती, तो क्यों चिराग पासवान को ये सारी सीटें देती और पशुपति पारस को किनारे कर देती। तो एक तो बीजेपी ने मुहर लगाई, दूसरी तरफ हाजीपुर से चुनाव लड़े चिराग पासवान, वो चुनाव जीत गए, उनकी पार्टी के 5 सांसद जीत कर आए, और वो खूब गदगद भी रहते हैं। अक्सर उनका और उनकी पार्टी के लोगों का बयान भी सामने आता है कि 100 में 100 का स्ट्राइक रेट रहा है। तो भाई 100 में 100 का स्ट्राइक रेट रहा है तो जाहिर तौर पर ये जनता ने तय किया है। लोकतंत्र में पब्लिक ही तय करती है, जनता मालिक होती है। चुनाव में वोटर ही तय करते हैं। हम और आप ये कैसे डिसाइड करेंगे, हम और आप ये कैसे तय करेंगे, जीतन राम मांझी ये कैसे तय करेंगे कि कौन रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी है। चिराग पासवान के स्टैंड पर आप सवाल उठा सकते हैं, जीतन राम मांझी ने उठाए हैं, उनको आईना दिखाया है। आरक्षण को लेकर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच भिड़ंत होती रही है अलग अलग मुद्दों को लेकर, ये ठीक है। चिराग पासवान की कार्यशैली पर सवाल उठा सकते हैं, उस पर बहस हो सकती है। चिराग पासवान की पार्टी के बड़े नेता क्यों उनको छोड़कर गए, और पार्टी को छोड़कर जाने वाले बड़े नेताओं ने उन पर जो आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए, टिकट का भरोसा दिया, टिकट नहीं दिया, बड़े नेताओं को चिराग पासवान संभाल कर नहीं रख पाते, इन सारे चीजों पर सवाल उठ सकते हैं। लेकिन इस बात पर अब सवाल की गुंजाइश कहां रही कि रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी कौन है। यहां तो कोई सवाल बचता ही नहीं है, इस सवाल की तो गुंजाइश रही ही नहीं। अगर स्वर्गीय रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी पशुपति पारस होते तो वो किनारे नहीं लगा दिए गए होते। आज जहां चिराग पासवान है वहां पशुपति पारस होते, और जहां पशुपति पारस है शायद वहां चिराग पासवान होते। वोट बैंक नहीं होगा, आपका जनाधार नहीं होगा, वोटरों में आपकी साख नहीं होगी, स्वीकार्यता नहीं होगी, गठबंधन में आपकी साख नहीं होगी, स्वीकार्यता नहीं होगी, हनक नहीं होगी, तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन चिराग पासवान के साथ अभी ये स्थिति तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका सहमत का खेल चला है हाल के दिनों में, और इसी वजह से पशुपति पारस की लॉटरी लगने वाली थी। चिराग पासवान समझ गए कि बीजेपी से दुश्मनी या बीजेपी को आंख दिखाना या भारतीय जनता पार्टी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के रिश्तों को लेकर जो परसेप्शन बन रहा है, उस परसेप्शन की वजह से नुकसान हो जाएगा और चाचा पशुपति पारस का फायदा हो जाएगा। तो चिराग पासवान तो अभी बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि पशुपति पारस को कोई फायदा हो जाए और उनकी लॉटरी लग जाए। डैमेज कंट्रोल किया, अमित शाह से मिलाए, बंद कमरे में क्या बात हुई, क्या मुलाकात हुई, लेकिन चिराग पासवान ने अपने तेवर थोड़े नरम किए। तो जाहिर है किसी भी हाल में चिराग पासवान ये नहीं चाहते कि पशुपति पारस की राजनीति की जमीन जो है वो मजबूत हो, सियासी जमीन जो उनकी खिसक चुकी है वो जमीन उनको वापस मिले, उनकी सियासी फसल फिर लहलहाए, उनकी राजनीति फिर जिंदा हो। तो चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के साथ सब कुछ सेट कर लिया, और पशुपति पारस के लिए जो कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद थी वो रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। तो जीतन राम मांझी को अगर ये लगता है कि पशुपति पारस ही रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी हैं, तो मेरा ख्याल है उनको पैरवी भी करनी चाहिए पशुपति पारस के लिए, उनकी मदद भी करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से पशुपति पारस की पैरवी करनी चाहिए। सीटें नहीं मिली, भारतीय जनता पार्टी ने सुनील पांडे जैसे महत्वपूर्ण नेता को अपने साथ मिला लिया। बोर्ड और निगम में भी हिस्सेदारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी
20 सूत्री में तो नहीं मिली है जो जानकारी है। बोर्ड और निगम में भी हिस्सेदारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यह भी सवाल है। तो पशुपति पारस को तो पशुपति पारस के लिए तो चिराग पासवान, माफ कीजिएगा, जीतन राम मांझी को पैरवी करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से। भाई देखिए, यही रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी हैं और इनको तवज्जो दी जाए, तो क्या ये जीतन राम मांझी करेंगे? चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी कौन है, इस पर पब्लिक ने मुहर लगाई है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।